गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, यानी कि जो धातु और अधातु है वे कैसे अभिक्रिया करती है। इन द अबव एक्टिविटी यू शो दैट द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ। अब हम ये क्या कहता है कि हमने जितनी भी ऊपर पढ़ा है, अब तक जितना हमने पढ़ा है, तो हमने क्या देखा है कि धातु अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती है। पर हमारे क्वेश्चन में, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर, यानी कि जो अब धातुएँ हैं वो इस तरीके से अभिक्रिया क्यों करती है। तो क्या कहते हैं कि हम इसके लिए हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है वो याद करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा था 9th क्लास में, हाइड्रोजन क्या है, हीलियम, लिथियम, ठीक है। तो नोबल गैसेस भी होती है। नोबल गैसेस वे होती हैं जिनके जो बाहरी शेल होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, यानी कि उनको किसी भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए। नोबल गैसेस आर that which have a completely filled valence shell show little chemical activity, यानी कि वो बहुत ही कम रासायनिक अभिक्रिया को शो करते हैं। We therefore explain the reactivity of element as a tendency to attain a completely filled valence shell। तो ये क्या कह रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं यानी कि तत्व है उनकी अभिक्रियाओं को किसके बेस पर, कि वो जो उनकी लास्ट शेल होती है उसको फिल करने के लिए उनको कितनी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए आप यहाँ टेबल देखिए, ये टेबल है। अब आपको पता है कि एक टेबल जो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर और जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक शेल्स क्या थे, के, एल, एम और एन थे, ठीक है। के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8, एम में 8 और एन में 16, ठीक है। तो अगर आप यहाँ मान लो, अगर हम हाइट देखिए, हीलियम की बात करें, हीलियम का नंबर होता है 2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो गई, नोबल गैस होगी। नेक्स्ट नियॉन 10 2 8 कंप्लीट, आर्गन 18 2 8 8 कंप्लीट। तो जिनकी वैलेंस शेल जो लास्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है, उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। अब मेटल्स कौन कौन से थे आपके, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम 11 2 8 और 1, मैग्नीशियम 12 2 8 और 2, एल्यूमिनियम 13 2 8 और 3, पोटेशियम 19 2 8 8 और 1, कैल्शियम 20 2 8 8 10 2। तो हम क्या देखते हैं कि इनके लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट नहीं, किसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 और किसी में 3। उसी तरह से नॉन मेटल्स यानी कि धातुओं में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, यानी कि नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, फास्फोरस 15, सल्फर 16 और 17 2 5 ये। तो इनके भी जो लास्ट सेल कंप्लीट नहीं है, तो इनको अपने लास्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए क्या है, कितने 1 1 2 2 या 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं यानी कि धातु और अधातु कैसे रिएक्ट करेंगे, अब देखिए। अब ये देखिए आपको ये इसने सिर्फ दिया, जैसे कि हम देखते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन में के 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, और इसको क्या 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को, ठीक है। इफ़ सोडियम, और सोडियम क्या है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे के भी अपनी शेल को कंप्लीट कर सकता है। तो क्या करेगा ये सोडियम, क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, और सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा, और क्लोरीन उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब सोडियम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और क्लोरीन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इस तरीके से उनके सेल क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, और रिएक्शन होगी। देखो सोडियम 281, उसने सोडियम ने अपने आप को सेल वो कर लिया, ठीक है, कंप्लीट करा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यानी कि धन आयन का चार्ज आएगा। क्लोरीन उसको वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उस पर उसकी सेल कंप्लीट, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या होगा, ऋण आयन बनाएगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। इस तरीके से ये क्या होगी, आपकी फॉर्मेशन होगी। इसको हम आपके नेक्स्ट जो चैप्टर है 4th चैप्टर, उसमें ये ब्रीफली पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से होता है। सोडियम और क्लोरीन क्या करें, अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम क्लोराइड यानी कि सोल्ट की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मोलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिट चार्ज। तो ये क्या कहना चाहता है कि ये ध्यान रखिए कि जो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है,
वो मॉलिक्यूल यानी कि NaCl के रूप में मौजूद नहीं है। वो किससे बना है? जब चार्ज क्या हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक इसी तरीके से जो मैग्नीशियम क्लोराइन हो गए, क्लोरीन हो गए, फॉस्फोरस हो गए, ये भी क्या करेंगे? क्लोराइड यानी कि सोल्ट की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके सेल क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे क्या? 2 क्लोराइड मोलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, तो MgCl2 क्या होगी? फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? आपके ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? मैग्नीशियम आपका कैटायन होगा और क्लोराइड आपका क्या आएगा? अनायन होगा, यानी कि मैग्नीशियम धनायन और क्लोरीन आपका ऋणायन की फॉर्मेशन करेगा। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड। जो इस तरीके का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यानी कि कम्प्लीटली जो चार्ज फॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसके अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहते हैं फिजिकल नेचर, यानी कि जो उनका भौतिक नेचर कैसा होता है। Ionic compounds are solid and are somewhat hard because of strong force of attraction between the opposite and negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. ये क्या कहना चाहता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वे क्या होते हैं? सॉलिड ठोस अवस्था में प्रेजेंट होते हैं और हार्ड होते हैं, और उनके बीच में कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कहते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। यानी कि एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हमने देखा एक पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर हम इन कंपाउंड पर अगर थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या होते हैं? पीसीस में टूट जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Ionic compounds have high melting and boiling point. This is because of considerable amount of energy is required to break the strong interionic interactions. It means that कि both ionic compounds have high melting because of strong ionic forces, यानी कि electrostatic forces of attraction. Due to this, we required more energy to break this bond. मतलब ये क्या कहना चाहता है कि मेल्टिंग हो गया, मेल्टिंग और बॉइलिंग तापमान जो है तो क्या होगा अगर किसी आयनिक कंपाउंड में का वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए किसी भी जिसमें जितनी ज़्यादा ताकत होगी उसको तोड़ने के लिए हमें उतनी ज़्यादा क्या चाहिएगी? एनर्जी चाहिएगी। इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है दोनों क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एंड सेप्टा। ये सिंपल है, इसमें ये क्या कहना चाहिए? इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब ही सेम है, यानी कि बोथ इलेक्ट्रो हैव इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बिटवीन दैम। दीज आर कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, लाइक जैसे सोल्ट्स है, सभी कहते हैं वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, बट इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट। बट जो केरोसिन, पेट्रोल है, इन सब में क्या होते हैं? घुलते नहीं है। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। जो ये कंपाउंड होते हैं ये पानी में तो घुल जाते हैं, पर जो केरोसिन है, पेट्रोल है, उनमें घुलते नहीं है। नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। A solution of an ionic compound in water contains ion which move to the opposite electrode when electricity is passed through the solution. Ionic compound in the solid state do not conduct electricity because movement of ion in the solid is not possible due to their rigid structure. But ionic compound conduct electricity in the molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to heat. Thus the ions move freely and conduct electricity. ये क्या कहना चाहता है कि भी जो विद्युत है वो पास होती है कि नहीं होती? तो अगर हम देखें तो सॉल्यूशन है, जब कंडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत किस में चलेगी? जब क्या होगा? आयंस की मूवमेंट होगी, यानी कि आयन मूव करेंगे। तो जो ये किस में होगा? पानी के अंदर होता है। ठीक है, अपोजिटली जो पानी के अंदर घूलेंगे तो जो अपोजिटली चार्ज पर क्या करेंगे? मूव करेंगे। लाइक ये मान लो ये बैटरी, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पर होगा। तो जो पॉजिटिव आयंस है वो इधर रोड पे जाएंगे, नेगेटिव आयंस इस वाली रोड पर जाएंगे। ठीक है, मूव करेंगे अपोजिटिवली पे। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले पॉजिटिव पर और पॉजिटिव वाले नेगेटिव पर मूव करेंगे। तो क्या होगा कि इन कंपाउंड में जो आयनिक कंपाउंड है तभी अकर होगा। बट अगर हम आयनिक कंपाउंड्स को देखें, मतलब जो स्ट्रॉन्ग, देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू दिस
दे कांट मूव, दे प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है कि आयनिक कंपाउंड जितने अभी हमने पढ़ा था कैसी फॉर्म में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। अगर कोई चीज़ ठोस होगी तो उसको क्या होता है, उसमें से आयंस मूव नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत स्ट्रोंग है। बट जब हम इनको पिघला देंगे तब क्या होगा, पिघलने से क्या होगा, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो आयन क्या है, फ्रीली मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अक्रेंस ऑफ मेटल्स।